हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आप सबका स्वागत है ईटूस इंडिया पर और मैं आपका टीचर शरद आदित्य एसआरडी सर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं नया चैप्टर 12th का, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो हमने नोट किया हमारे चैप्टर का नाम है, मोस्टली अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो नोट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों ये 12th का चैप्टर है। 12th का जो चैप्टर है ये काफी लेंदी भी है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर 6 वर्ग के बारे में पढ़ना है, 6 वर्ग के तत्वों के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये जितना लेंदी है उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर जे मेंस और एडवांस से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, काफी सारे इसमें हम यौगिक पढ़ने वाले हैं, जहां पर उनके हम काफी सारे रिएक्शनों का अध्ययन भी करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम यदि बात करें पी ब्लॉक तत्वों की, तो ये आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखे गए हैं। आवर्त सारणी में बच्चों की तरह ये दाईं तरफ रखे गए हैं, क्योंकि प्रारंभ में बाईं तरफ तो एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, मध्य भाग में डी ब्लॉक के तत्व हैं, और दाईं तरफ बच्चों क्या है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। बच्चों यदि हम पोजीशन की बात करें कि इनकी जो स्थिति है वो कौन कौन से वर्ग में है, कौन कौन से आवर्त में है, तो हम नोट कर सकते हैं इनकी जो पोजीशन है पी ब्लॉक तत्वों की, वो वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में इनको रखा गया है। आवर्त संख्या की बच्चों हम बात करते हैं, तो आवर्त संख्या इनको दी गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 ही आवर्त हमारे पास में आवर्त सारणी के अंदर है। पहले आवर्त में बच्चों 2 ही तत्व होते हैं, जिनका नाम है हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक का है, और हीलियम वो भी एस ब्लॉक का तत्व है। इसलिए पी ब्लॉक के तत्व कहां से प्रारंभ होंगे बच्चों? आवर्त संख्या 2 से प्राप्त होते हैं। आइए हम आवर्त सारणी के दाईं तरफ चलते हैं। यदि हम बच्चों आवर्त सारणी में दाईं तरफ हम देखते हैं तो हमें वहां पर वर्ग संख्या दिखाई देती है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहां पर बच्चों हमने नोट किया आवर्त संख्या को, आवर्त संख्या हम बात करते हैं फर्स्ट की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7। ये आवर्त संख्या हो चुकी है और ये वर्ग संख्या हमने नोट किया यहाँ पर। हम बच्चों बात करें तो आवर्त संख्या 1 वर्ग संख्या 13 में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाई देगा आवर्त संख्या 2 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम, और जो आवर्त संख्या बच्चों 7 का जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक संख्या मिलती है हमें 113। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें आवर्त संख्या 7 के तत्व का पता करना है तो हम ऊपर वाले वर्ग संख्या में 100 प्लस कर देंगे, 100 को प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमें मिल जाता है उस तत्व का क्रमांक जो 7वें आवर्त में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, यहाँ भी कोई तत्व नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं बोरोन के बाद में आता है कार्बन परिवार के तत्व आते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है, और यहाँ पर आता है बच्चों ऊपर वाले वर्ग में 100 प्लस करना है तो 114 हम नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में पाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्ग नंबर 15 है, नाइट्रोजन परिवार का सदस्य नोट करना में। नाइट्रोजन के बाद में आता है बच्चों फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और यहाँ पर लिखते हैं हम 115। वर्ग नंबर 15 में हमने 100 प्लस किया और यहाँ पर हमने उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात किया। 16 में एंट्री किया बच्चों। यहाँ पर 16 के अंदर हमें यहाँ पर पहले आवर्त में कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नंबर के आवर्त में हम जाते हैं, यहाँ पर हमें 2 पे आते हैं तो 2 पे मिलेगा हमें यहाँ पर बच्चों क्या, ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और 16 में हमने 100 प्लस किया तो 116 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट में बात है बच्चों, यहाँ पर हमें आवर्त संख्या 1 में कोई तत्व नहीं मिलता है। हम यहाँ देखते हैं फ्लोरीन, तो हमें फ्लोरीन मिलेगा। फ्लोरीन के बाद में मिलेगा हमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एंड यहाँ पे मिलेगा हमें बच्चों क्या, 117। यहाँ भी पहले आवर्त में कोई तत्व नहीं है। हमें यहाँ पे मिलता है कौन सा बच्चों, यहाँ पर पहले आवर्त में है हीलियम है, लेकिन वो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ठीक है, वो कौन सा ब्लॉक का तत्व बच्चों? वो होता है अपने पास में, वो तो अपने पास में कौन सा, एस ब्लॉक का तत्व है।
नेक्स्ट में हम बच्चों बात करते हैं, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, थोड़ा इसको हम मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा इनको नीचे करके लिख देते हैं हम, ताकि वो सीक्वेंस में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या था बच्चों, कार्बन था, यहाँ पर था अपने पास में नाइट्रोजन परिवार, यहाँ पर था अपने पास में ऑक्सीजन परिवार, यहाँ था अपने पास में फ्लोरीन का परिवार, और यहाँ पर हीलियम सबसे ऊपर है, वर्ग नंबर 18 को हमने नोट किया। यहाँ पर हीलियम है, फिर यहाँ पर इसके सामने नियोन है, यहाँ पर आएगा आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है यहाँ पर जिनोन, फिर आता है यहाँ पर रेडोन, और लास्ट में जो आखिरी गैस होती है वो 118 नंबर पर उपस्थित है। तो भाई हमने इस प्रकार से पी ब्लॉक तत्वों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के काफी सारे तत्व हमारे पास में हैं। यदि हम इन सभी वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सकते हैं बाह्यतम कोश का, तो वो हम यहाँ पर नोट करना चाहेंगे। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग नंबर अपने पास में 13 है। 13 के जितने भी तत्व होते हैं बच्चों, उनके बाह्यतम कोश में आपको दिखाई देंगे कितने इलेक्ट्रॉन, NS2 NP1। ये हमने बाह्यतम कोश को प्रदर्शित किया है, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। भाई पी ब्लॉक का पहला वर्ग माना जाएगा, तो पी में आप ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करेंगे। नेक्स्ट में बात है, ये अपने पास में नेक्स्ट 14वें वर्ग का यहाँ पर तत्व है, जिन्हें हम कार्बन परिवार बोलते हैं। कार्बन परिवार का जो बाह्यतम कोश का विन्यास होता है वो हमने नोट किया, NS2 NP2। ओके, नेक्स्ट में बात है, यहाँ पर 15वें नंबर का वर्ग है, इनके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होगा, ये होता है NS2 NP3। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं 16वें वर्ग में आते हैं, यहाँ पर है NS2 NP4। यहाँ पर हम 17वें वर्ग में, तो यहाँ पर हमने लिखा सामान्य विन्यास का NS2 NP5। और लास्ट 18वें वर्ग के जो तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें हम हीलियम को छोड़ देते हैं, बाकी सबका विन्यास क्या होगा बाह्यतम कोश का, NH2 NP6 हो जाता है। तो भाई हमने सभी वर्ग के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश का विन्यास यहाँ पर नोट कर दिया है। सिर्फ बच्चों ये बाह्यतम कोश का विन्यास होगा, ठीक है। बाह्यतम कोश में आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, ये लाइन नंबर 1 है, वर्ग संख्या में 13 है। हम मान के चलते हैं ये पी ब्लॉक की पहली लाइन है, तो पी में 1 आता है। ये पी ब्लॉक की दूसरी लाइन है, तो पी में 2। ये पी ब्लॉक की तीसरी लाइन है, तो पी में 3 आया। ये पी ब्लॉक की 4th लाइन है, तो पी में 4 आया। पी ब्लॉक की 5वें नंबर की लाइन है, तो ये 5 आता है। पी ब्लॉक की 6 नंबर की लाइन है, तो ये P6 यहाँ पर आता है। और सभी के एस में आपको 2 भरना जरूरी है। तो बच्चों इससे हमने सिद्ध किया कि यहां पर पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, ये हुआ अपने पास में NS2 और NP में हम 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो ये हमने बाह्यतम कोश का विन्यास यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो पी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम NS2 NP6 से नोट करते हैं। यहाँ पर हम पी की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 1 रहेगी और मैक्सिमम यहाँ पर 6 रहती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों किसी भी प्रकार का आपको अपवाद नहीं मिलने वाला है। जो हमारा रूल है, जो हाबो नियम है, हुंड का नियम है, पाउली का नियम है, वो सब यहाँ पर हम फॉलो करेंगे आसानी से, ठीक है। बच्चों इनके बारे में हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में बोरोन है। तो बोरोन के नीचे जितने भी तत्व होते हैं उनको हम बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं, जिनमें बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है और 113 एलिमेंट हमने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट बच्चों जो अपने पास 14 नंबर का है उसको हम कार्बन का परिवार कहते हैं। कार्बन के परिवार में सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, लेड और 114 एलिमेंट शामिल किए गए हैं। 15वें वर्ग में बच्चों उसको बोलते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। नाइट्रोजन परिवार का एक कॉमन नेम और है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम निकोजन फैमिली, ठीक है। निकोजन की फैमिली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो निकोजन फैमिली के अंदर हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेस्मिथ वगैरह हमने यहाँ पर उसको शिफ्ट किया है। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन परिवार है। ऑक्सीजन परिवार के मेंबर को हम बोलते हैं यहाँ पर चैल्कोजेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इनको चैल्कोजेंस कहते हैं।
चैल्कोजेंस परिवार के अंदर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम 116 यहाँ पर तत्व आते हैं। नेक्स्ट पर हम बोलते हैं बच्चों, इनको हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन 117 एलिमेंट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पर बच्चों यहाँ पर है नियोन का परिवार। नियोन के परिवार में नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और 118 एलिमेंट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, साथ में जो हीलियम है उसको भी हम यहाँ पर रखते हैं, लेकिन वो रियल में एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ना कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो भाई इनके कॉमन नेम हमने जो बताए हैं वो आप नोट कर सकते हैं। कार्बन परिवार को हम बोलते हैं बच्चों, जो वर्ग संख्या 14 में था, जिसको हमने बोला कार्बन फैमिली, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर हम उसको बोलते हैं हम कार्बन फैमिली बोलेंगे। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, वर्ग नंबर 15 पे आते हैं। वर्ग नंबर 15 पे आपने नोट किया नाइट्रोजन परिवार को। तो नाइट्रोजन परिवार का हमने कॉमन नेम दिया है, उसका एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं हम बच्चों निकोजन परिवार। ठीक है, या फैमिली भी बोल सकते हैं, निकोजन्स। ठीक है भाई, निकोजन कहने का जो मेन एम था वो इसलिए था क्योंकि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो उर्वरक बनाने में, मतलब फर्टिलाइजर बनाने में काफी उपयोग में आते हैं। तो हमने नोट किया उर्वरक बनाने में काम आते हैं, इसलिए आप इनको निकोजन्स टर्म कह सकते हैं। वर्ग नंबर हम बच्चों बात करें 16 पर, 16 की हम बात करें तो यहां पर अपने पास में है कौन सा है, ऑक्सियन परिवार है। ऑक्सियन परिवार को बच्चों हमने एक नाम और दिया है, इसको हम चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस कहते हैं। चैल्कोजेंस इसको हमने क्यों कहा है, इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अयस्क में पाए जाते हैं। अयस्क निर्माण में सहायक होते हैं। तो भाई काफी सारे अयस्क होते हैं बच्चों हमारे पास में, जिससे हम धातु का डिस्कशन करते हैं, उनमें हमें मोस्टली ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह तत्व दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, चैल्कोजेंस परिवार कह सकते हैं। वर्ग नंबर 17 की हमने बच्चों बात करी। यहां पर 17 को हमने नाम दिया है फ्लोरीन फैमिली, या उसको बोलते हैं हम हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार। ठीक है, हैलोजन बोलने का जो मुख्य रीजन था वो क्या था बच्चों, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं ये मुख्य रूप से हमें लवणों में पाए जाते हैं, सोल्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। ये तत्व लवणों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बच्चों NaCl, NaBr एक्सेट्रा। ठीक है, Na, तो ये सारे तत्व क्या होते हैं बच्चों, हमें सोल्ट के अंदर मिल जाते हैं। वर्ग नंबर हमने बात करी 18 की, तो इनको बोलते हैं बच्चों हम नियोन फैमिली, इसको बोलते हैं हम अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। तो भाई अक्रिय गैस क्यों कहा गया, क्योंकि सामान्य दाब व ताप पर, सामान्य कंडीशन पर क्या होता है बच्चों, ये किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया सामान्य ताप व दाब, टेम्परेचर व प्रेशर पर क्रिया नहीं करते हैं। ओके बच्चों, तो सामान्य ताप दाब पर ये किसी से भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, इसको हमने अक्रिय गैसें बोल दिया है बच्चों। ओके, नेक्स्ट में बात है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें पी ब्लॉक के अंदर जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं। यहां पर धातु भी है, अधातु भी है और उप धातु भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर, यदि हम यहां से बोरोन से, हमने क्या किया बच्चों, बोरोन से सिलिकॉन को लिया, आर्सेनिक को लिया, टेलोरियम को लिया और एस्टेटिन को लिया। भाई हमने यहां पर एक सीढ़ी नुमा संरचना बना रखी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सभी तत्व
ये सभी तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं न अधातु है न धातु है, ये बोलते हैं बच्चों इनको हम उपधातु। ठीक है, और इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम होता है कि ये धातु और अधातुओं को क्या करते हैं? आसानी से अलग करते हैं। अधातुओं में उपधातुओं में जर्मेनियम भी आता है। ठीक है, एंटीमोनियम भी शामिल किया जाता है, यहाँ पर पोलोनियम भी शामिल किया जाता है। तो जो हमने यहाँ पर बॉक्स बना रखे हैं ये सब क्या बच्चों? यहाँ पर ये उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया पी ब्लॉक में हम देखते हैं कि इस तरफ, ठीक है, उपधातुओं के इधर की तरफ जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं? वो सब धातु होते हैं। जैसे बात करें हमने एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सबकी हमने बात करी यहाँ पर। तो ये सब क्या है? ये सब धातु होते हैं। तो बाई तरफ क्या है बच्चों? बाई तरफ मिलेंगे आपको धातु मिलेंगे। तो पी ब्लॉक में हमें मिलते हैं धातु, और जब हमने बॉक्स बना के आपको प्रदर्शित करें, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं उपधातु होते हैं। हमें यहाँ पर उपधातु भी मिलते हैं, उपधातु भी हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पर। एवं और बच्चों दाईं तरफ जो तत्व बचे हुए हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर अधातु कहलाते हैं। एवं अधातु उपस्थित होते हैं, तो भाई हमें पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्वों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हम धातु, उपधातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में बात है बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ पर लेड के बाद में, ये अपना लेड है यहाँ पर पीबी, उसके बाद में दिखाई दिया बिस्मिथ। लेड के बाद में बच्चों बिस्मिथ से जो भी तत्व आते हैं, बिस्मिथ को शामिल करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, तो जितने भी हमारे पास तत्व हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? वो सब होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया लेड के पश्चात, पीबी के बाद, लेड के पश्चात लेड का क्रमांक कितना बच्चों? 82। पीबी के पश्चात सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। तो बच्चों लेड के बाद जितने भी तत्व आते हैं कहां से चालू होंगे? ये बिस्मिथ से प्रारंभ हो जाते हैं। जितने भी आगे तत्व मिलेंगे सब क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा का निष्कासन करते हैं और अपने आप को ये खत्म कर देते हैं, इनका हम अर्धआयु काल स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात है बच्चों कि यहाँ पर हमें जो वर्ग नंबर 18 है वहां पर हमें अक्रिय गैस दिखाई देती है, और वर्तमान में हमने इस आवर्त को, जो 7वां आवर्त था जो पहले अपूर्ण था, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों हमारी जो आवर्त सारणी है वो 118 तत्व यहाँ पर शामिल किए गए हैं, और 118 नंबर का जो तत्व है वो अक्रिय गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने सामान्य जानकारी पढ़ी यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक के तत्व की पोजीशन क्या थी, वहां पर कौन कौन से पर्यावरण के तत्व दिखते हैं हमें, और यहाँ पर हमें कौन कौन से धातु मिलने वाले हैं, उपधातु मिलने वाले हैं, अधातु मिलने वाले हैं। तो ये तो हुआ बच्चों इसके बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन हो जाती है। बच्चों हम यहाँ पर जो पी ब्लॉक पढ़ेंगे वो हम वहां पर सबसे पहले वर्ग नंबर 13 के तत्वों को पढ़ना होगा, फिर 14 के पढ़ेंगे हम, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 के तत्वों को हम पढ़ेंगे वहां पर। और काफी सारे तत्व क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंट टाइप के अणु का निर्माण भी करेंगे। उन अणु की हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, उनको बनाने का तरीका देखना है कि वहां पर बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, उनकी अभिक्रिया किस टाइप से संपन्न होती है। तो बच्चों हमें इस टाइप से पी ब्लॉक को यहाँ पर अध्ययन करना होगा। ठीक है, हम आपको बच्चों बता दें कि काफी सारे पॉइंट या टॉपिक यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें हमें एक साथ सभी वर्गों के लिए पढ़ना होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यदि कोई कॉमन टॉपिक है तो पी ब्लॉक के सभी तत्व उसको किस टाइप से फॉलो करते हैं, वहां पे कैसे कैसे अभिक्रिया होती है, वो कैसे कैसे वहां पर संपन्न होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हमने वहां पर पी ब्लॉक के कुछ टॉपिक को सेपरेट कर दिया है, जो समय समय पर पी ब्लॉक पे आते रहेंगे और हम उनको पहले ही पढ़ लेंगे ताकि वो हमारे लिए काफी इजी हो जाते हैं। जिनमें बच्चों पहला नंबर का टॉपिक होगा अपने पास में हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों? जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं हम देखते हैं कि सभी वर्ग के तत्व किस प्रकार से अपना हाइड्रोलाइसिस वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया, हमने जो इंपॉर्टेंट अपने एलिमेंट है सबके हाइड्रोलाइसिस को एक जगह कलेक्ट किया और हम आपके सामने उनको पेश करने वाले हैं भी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। आप इसको नोट कर लें, ये पी ब्लॉक की कॉमन इंफॉर्मेशन हमने नोट करी है। तो भाई हाइड्रोलाइसिस से काफी सारे प्रश्न जेईई मेंस एडवांस में अभी तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने एक कॉमन टॉपिक बना दिया है पी ब्लॉक का, जहां पर हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के तत्वों के हाइड्रोलाइसिस का हम अध्ययन कर लेंगे। भाई हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या हुआ कि यदि किसी अणु ने या यौगिक ने क्या किया बच्चों, वहां पर जल से अभिक्रिया करता है और जल से अभिक्रिया करने के बाद वो यौगिक के अनुसार अम्ल व क्षार का निर्माण करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम जल अपघटन कहते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा हाइड्रोलाइसिस। कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे यौगिकों का हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं जल अपघटन। भाई जल अपघटन का मीनिंग क्या हुआ कि यदि हमने किसी यौगिक को पानी में घोला है और घोलने पर वो पानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, पानी से उसने अभिक्रिया किया और वहां पर वो नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो वहां पर क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाता है जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको यदि परिभाषित करना चाहते हैं बच्चों, तो हम क्या से बोल सकते हैं कि हमने किसी भी यौगिक को यदि हमने वहां पर जल में डाल दिया या जल से उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर यौगिक क्या करता है, वो जल से अभिक्रिया करके वो क्या करता है, अपने अनुसार अम्ल व क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने नोट किया, इसको परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले हमने नोट किया, यदि यौगिक जल से अभिक्रिया करके अम्ल व क्षार का निर्माण करता है, तो अभिक्रिया जल अपघटन कहलाती है। जैसे बच्चों हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास में एक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, अपने पास में यहां पर है सोडियम एसीटेट, यहां पर है। ये बच्चों यौगिक बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था, जब इसको बनाया होगा आपने तो वहां पर हमने लिया होगा NaOH, और यहां पर क्या होगा एसिड, वहां पर होगा एसिड कौन सा, CH3COOH। ओके, तो दोनों को मिलाकर हमने सोल्ट बना दिया, लवण बना दिया है। हमने क्या किया, उसको जल से अभिक्रिया कराते हैं इसके बच्चों, यहाँ पर इसको हमने जल में डाल दिया है, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, आंशिक रूप से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया कि यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाता है, यहाँ बनता है CH3COOH प्लस NaOH। तो यहाँ पर मिला बच्चों में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने ध्यान से देखा बच्चों कि यहाँ पर अम्ल या क्षार इन्हें दोनों का यहाँ पर निर्माण होता है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मीनिंग हुआ कि यदि यौगिक ने जल से अभिक्रिया करके को नए यौगिक का निर्माण किया है तो उसको हम जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको फिर से एक शॉर्ट परिभाषा बना दी है। यदि यौगिक जल से क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है,
तो अभिक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। क्यों? तो यहां पर हमने इसको एक नई परिभाषा दी, शॉर्ट परिभाषा बना दी हमने, छोटी परिभाषा कि कुछ नए यौगिक बनता है तो उसे हम जल अपघटन कह सकते हैं। तो यदि हम आपसे बात करें कि हमने क्या किया, हमने NaCl को जल में डाला, जल में डालते हैं, तो बताइए क्या बनने वाला है। तो हम आपसे बोलेंगे कि जब NaCl को जल में डालते हैं तो वहां पर कोई नया यौगिक बच्चों नहीं बनता है। वहां पे क्या होता है, वहां पर जो NaCl है वो आयनों में टूट जाता है। कौन कौन सा बनेंगे बच्चों, यहाँ पर धनायन Na+ और ऋणायन यहाँ पर Cl- आयन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो NaCl है वो क्या होता है बच्चों, वो आयनीकृत हो जाता है, वो किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं करता है, वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नमक को या NaCl को जल में घोलना जल अपघटन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हमने नोट किया NaCl को जल में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं हम। NaCl को हमने जल में डाल दिया है, ठीक है, यहां पर हमने लिया है जल, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनता है Na+ जलीय माध्यम में, Cl- एक्वस मीडियम यानी जलीय माध्यम में। तो यहां पर यह अभिक्रिया जल अपघटन नहीं कहलाती है, यह जल अपघटन नहीं कहलाती है। तो भाई इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि भाई नमक हमारा पानी में घुला है, किसी यौगिक का निर्माण वहां पर नहीं किया है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं जल अपघटन अभिक्रिया के अंदर बच्चों, कि यहां पर किसी भी यौगिक में जब हम जल डालते हैं या जल से उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जल के अणुओं का क्या रोल होता है, उसका क्या यहाँ पर क्या रोल है, वो क्या काम करता है जिससे वहां पर नए यौगिक का निर्माण होता है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, हमने नोट किया। नेक्स्ट नंबर पर इसको समझने के लिए अगला पॉइंट अपने पास में, जल के अणु की भूमिका ठीक है, रोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसको आप हिंदी में लिख दें, रोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बच्चों, जो जल का अणु है जब हम किसी यौगिक पे डालते हैं या यौगिक को हम जल में डालते हैं तो इसके यहां पर दो काम हो सकते हैं। नंबर एक पर है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग हुआ नाभिक स्नेही की तरह ये काम करता है। तो इसका एक रोल तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर नाभिक स्नेही की तरह कार्य करना। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है बच्चों यहां पर, कि ये जो जल है वो H+ आयन या OH- आयन का स्रोत होता है। ठीक है, तो यहां पर जिसके दो टाइप की भूमिका में दिखाई देती है कि एक तो ये नाभिक स्नेही की तरह काम करता है और दूसरा बच्चों यहां पर ये क्या होता है बच्चों, H+ आयन और OH- आयन का यहां पर हमें ये स्रोत दिखाई देता है। तो बच्चों जैसे हम किसी अभिक्रिया को पढ़ना चाहते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, तो आइए इसको हम देखते हैं। अभिक्रिया को बच्चों यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हमने एक कॉमन यौगिक को नोट किया है। हमारे पास में एक A यौगिक है, यहां से कोई एक परमाणु जुड़ा हुआ है L, अदर परमाणु भी यहाँ पर इस टाइप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पर एक यौगिक लिया है जहां पर ये 3 बंध या 4 बंध भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जो परमाणु A है इसके पास में यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि इसके पास में रिक्त कक्षक है या नहीं है, क्योंकि जब जल का अणु आएगा तो वो अपना लोन पे इसको देना चाहेगा। ठीक है, जब वो अपना लोन पे इसको देता है तो वो लोन पे को कलेक्ट करेगा, तो उसको रखने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि हमारे जो केंद्रीय परमाणु है A, उसके पास में यहाँ पर रिक्त कक्षक आसानी से उपलब्ध है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बच्चों हमने यहां पर इसकी अभिक्रिया करा दी है H2O के साथ में। तो जब हम H2O के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो फाइनली यहां पर बच्चों क्या होता है, फाइनली अभिक्रिया में नए यौगिक बनता है और हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बच्चों। ये A अपने पास में केंद्रीय परमाणु है,
यहां पर OH आ चुका है प्लस HL यहां पर अलग हो चुका है। इस प्रकार से बच्चों यहां पर जल अपघटन की अभिक्रिया हमने देखी है। तो हमें क्या मिला बच्चों, यहां पर L को हटा के हमने क्या लगा दिया, वहां पर OH लगा दिया है। ये OH हमें कहां से मिला होगा, ये इसका जो स्रोत है मुख्य रूप से वो कहां है, वो H2O के द्वारा दिया गया होगा। ठीक है, तो ये H2O का OH है, ये H2O का H+ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो भाई हमने यहाँ पे यौगिक के द्वारा हमने नए यौगिक का निर्माण कर दिया है, नए उत्पाद को बना दिया है। आइए इसको देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होती है। तो बच्चों हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, अभिक्रिया की क्रियाविधि की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, जल अपघटन की अभिक्रिया होती है बच्चों, ये सेम उस प्रकार से होती है जैसे कि SN2 टाइप की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हमने नोट किया कि इसकी जो क्रियाविधि होती है बच्चों, मैकेनिज्म होती है SN2 टाइप की ये अभिक्रिया होती है प्रकार की। अभी SN2 टाइप की अभिक्रिया में होता क्या है, आइए अब उसको डिस्कस करते हैं। SN2 टाइप की अभिक्रिया में बच्चों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में जो यौगिक है जो हमने ऊपर नोट किया था, यहां पे देखते हैं हम, ये L लगा हुआ है, इसके पास में कोई परमाणु यहां पर है। यहां पर हमने क्या किया, जल के अणु के द्वारा इसका अटैक कराया है। यहां पर हमने जल का अणु बना दिया है इस प्रकार से। यहां पर इसका लोन पेयर है और प्रारंभ में क्या होगा बच्चों, प्रारंभ में जल और हमारे जो यौगिक है उन दोनों के बीच में अभिक्रिया संपन्न होती है। किस प्रकार से कि यहां पर लोन पेयर ये प्रदान करेगा किसको, ये A को। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, जो जल के द्वारा हमने इस यौगिक के रिक्त कक्षक में हमने क्या किया, वहां पर लोन पेयर प्रदान कर दिया है। इसके लिए बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना है कि इस A के पास में आंशिक रूप से प्लस आवेश होना चाहिए, इसके पास में आंशिक रूप से माइनस आवेश होना चाहिए। भाई आंशिक प्लस होगा तभी उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिस पर आंशिक माइनस है तो उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी, चाहे उसके पास में रिक्त कक्षक है। तो यहाँ पर इस पर क्या रहना चाहिए बच्चों, आंशिक यहाँ पर प्लस आवेश हमें दिखाई देना चाहिए। उसके बाद भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो जल का अणु है वो इस यौगिक से जुड़ जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सिस्टम में क्या हुआ, जल के अणु का संयोजन मतलब यहां पर जुड़ता हुआ हमें दिखाई दिया। जब जो जल का अणु यहां पर जुड़ जाता है तो होता क्या है, आइए देखते हैं हम आगे अभिक्रिया में। यहां पर हमें मिलेगा एक नया यौगिक जो स्थायी अवस्था में नहीं होता है। हमने यहां पर लिखा इस प्रकार से, ये पुराने बंध हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये L यहां पर है और यहां पर आ चुका है बच्चों क्या, हमारा H2O। इसका हम H यहां लिख देते हैं, इसका H हम यहां नोट कर देते हैं। तो बच्चों अब क्या हुआ, यहां पर जो जल का अणु आया है उसकी वजह से यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि यहां पर पहले से ऑलरेडी परमाणु होंगे और हमने यहां पर जल का अणु भी इसके अंदर जोड़ दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, जिससे प्रतिकर्षण यहां पर बढ़ने लगता है। तो हमने नोट किया त्रिविम बाधा से प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, यहां पर प्रतिकर्षण बढ़ने लगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे संक्रमण अवस्था यहां पर हमें दिखाई दी है ये स्थायी नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गए भाई, यहाँ पर ये अस्थायी संरचना यहाँ पर हमें बनती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। यहां पर जब बच्चों प्रतिकर्षण का मान बढ़ने लगेगा तो हमें पता चलेगा कि यहां पर A के पास में क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने लगी है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने लगेगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो L अपनी विद्युत ऋणता की वजह से इसको खींचने लगेगा। बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों, यहां पर अधिक होने लग जाती है।
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देने की वजह से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन के पास कमी आती है। किसके बच्चों? लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। वो अपनी कमी को पूरा करता है किसी भी एक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जल के अणु को जोड़ने के पश्चात एक बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, तो एक यहाँ पर H क्या होगा? H प्लस के रूप में यहाँ पर ये फ्री होने की कोशिश करेगा। ओके, नेक्स्ट में पे क्या होगा बच्चों? ये संक्रमण अवस्था काफी समय तक स्थायी नहीं रहेगी, बहुत कम समय के लिए ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया होने वाली है वो क्या होगी? यहाँ पर फास्ट अभिक्रिया होने वाली है। यहां से बच्चों क्या हुआ? जल ने H प्लस आयन को फ्री कर दिया है, यहाँ की बंध लंबाई का मान बढ़ता है, तो यहां से क्या हुआ बच्चों? यहां से L भी यहां से टूट चुका है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर L के टूटने से बना है माइनस और हमें मिल चुका है H प्लस यहाँ पर जल के अणु के द्वारा, तो यहाँ पर HL हमें बनता हुआ दिखाई दिया। भाई L हमने एक यहाँ पर जो परमाणु है उसको कम कर दिया है। अब यहाँ पर हमें त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अब पहले के जैसे वहां पर अणु था, जितने चार बंध थे वो चार बंध बना रहा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा बंध हमने बनाया था, इससे त्रिविम बाधा हमें दिखाई दी थी। फाइनली क्या हुआ बच्चों? फाइनली हमारे पास में जो A था उसके पास ये पुराने बंध हमें दिखाई देने लगे, और यहाँ पर जो L चला गया है वहां पर नया बंध कौन सा बन चुका है बच्चों? OH का बन चुका है। ये अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? फास्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर जो अणु है यौगिक है, अणु त्रिविम बाधा से मुक्त हो चुका है, बाधा से मुक्त हो चुका है। और ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा अपने पास में स्थायी बनेगा, स्टेबल बनेगा। और इस प्रकार से क्या हुआ? जल के अणु ने एक नए यौगिक का निर्माण कर दिया है। यहाँ पर जो संक्रमण अवस्था थी ये क्या थी बच्चों? अपने पास में अस्थायी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अस्थायी संक्रमण अवस्था से हम स्टेबल की तरफ पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर संक्रमण अवस्था में नया बंध बनने लगता है, पुराना बंध यहाँ पर टूटने लगता है, और यहाँ पर यौगिक का जो केंद्रीय परमाणु है वो अपने संकरण अवस्था को यहाँ पर परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी बच्चों आपसे पूछ सकता है कि हमने किसी यौगिक A में जल से उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो संक्रमण अवस्था का जो संकरण होगा वो क्या होगा? तो देखिए, प्रारंभ में जब हमने इसकी अभिक्रिया नहीं कराई थी, जब जलकाणु से दूर था, जब हमने बंध नहीं बनाया था, तो यहाँ पर इसका संकरण हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, वो था sp3, क्योंकि लोन पे हमने नहीं बनाया तो ये sp3 होगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर जल के अणु को जोड़ दिया तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर अब संक्रमण अवस्था ने अपना संकरण एक पॉइंट से बढ़ा दिया है। पहले sp3 था, अब यहाँ पर sp3d हमें दिखाई दिया। तो बच्चों इस प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है वो हम SN2 प्रकार के अभिक्रियाओं में पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों जो OH माइनस है वो नाभिक स्नेह की तरह काम कर रहा है, वो नाभिक स्नेह की तरह यहाँ पर काम करता है और केंद्रीय परमाणु से आसानी से जुड़ जाता है। यदि कभी प्रश्न हमसे पूछता है कि संक्रमण अवस्था का संकरण बताइए, तो हम क्या करेंगे? जो यौगिक का प्रारंभ में संकरण था उसको हम एक पॉइंट बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जल के एक अणु के जुड़ने के कारण संकरण एक पॉइंट से बढ़ जाता है। जैसे कि आप इस टाइप से बोल सकते हैं, संक्रमण अवस्था का संकरण। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा बच्चों? नॉर्मल पे रहता है, यदि sp रहता है तो आपको एक पॉइंट बना देना है। एक पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? sp2। यदि वो sp2 है तो आपको कर देना है sp3। यदि प्रारंभ में sp3 है तो संक्रमण अवस्था का क्या होगा? sp3d। यदि वो sp3d है तो हो जाएगा sp3d2। यदि वो sp3d2 है तो आपको करना है sp3d3 कर देना है। ठीक है, ये हमने बताया किसका? संक्रमण अवस्था का संकरण। तो बच्चों सामान्य जो अणु का जो संक्रमण होगा उस समय एक पॉइंट बढ़ा देना है, क्योंकि वहां पर जल का एक अणु जुड़ जाता है, एक बंध बढ़ जाता है, इससे हम एक पॉइंट को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने पता किया कि जो जल अपघटन की अभिक्रिया है वो एक SN2 मैकेनिज्म में शो करता है, यहाँ पर जहां पर OH हमारे पास में क्या है? एक नाभिक स्नेह की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर अभिक्रिया की जो अभिक्रिया होगी उनकी क्रियाविधि को नोट करेंगे, मैकेनिज्म को यहाँ पर नोट करते रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से ऐसे यौगिक है जिनका हमें यहाँ पर जल अपघटन पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसको नोट कीजिएगा।
अब हमारे पास में काफी सारे यहाँ पे यौगिक के बच्चों, हम क्या करते हैं, हम जल अपघटन के टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, लेकिन इसको हम 3 भागों में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने इसको आसान करने के लिए 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला भाग बच्चों क्या होगा, पहला भाग हम ऐसा देखते हैं जहां पर जल अपघटन कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से वहां पर हमें जल अपघटन दिखाई देगा। जो यौगिक है वो पूर्ण रूप से जल से विक्रिया करेगा और वहां पर उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं बच्चों, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण रूप से जल अपघटन नहीं होता है, वो आंशिक रूप से जल अपघटन प्रदर्शित करते हैं। और कुछ बच्चों ऐसे यौगिक भी होते हैं जो जल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिनका इसका मीनिंग कि जल से वो अभिक्रिया नहीं करेंगे, उनका जल अपघटन वहां पर नहीं होगा। तो हमने नोट किया बच्चों यहां पर जल अपघटन के प्रकार। जल अपघटन के प्रकार में बच्चों हम पढ़ते हैं यहां पर नंबर 1 पूर्ण जल अपघटन, नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम आंशिक जल अपघटन, नंबर 3 पे पढ़ना चाहेंगे बच्चों हम नो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जिनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, जहां पर जल अपघटन एब्सेंट होता है। तो बच्चों यहां पर हम 3 टाइप से पढ़ना चाहेंगे। हमें एक और बात यहां पर समझना चाहते हैं, जल अपघटन के लिए शर्त। ठीक है, यहां पर देखते हैं जल अपघटन की कौन कौन सी शर्तें होती है बच्चों यहां पर। ठीक है, शर्तों में हम बात करते हैं नंबर 1 पर, जिसे हमने अभी डिस्कस कर लिया था, फिर भी हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि हमारे पास में जो भी यौगिक होगा उसके पास में एक रिक्त कक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो उसके पास में क्या होना चाहिए बच्चों, रिक्त कक्षक होना अनिवार्य है। सामने बच्चों यहां पर होता है जल का अणु, तो इसके पास में लोन पेयर तो हमेशा आपको मिलता ही है। तो हमने देखा कि केंद्रीय परमाणु के पास क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। तो यहां पर नोट किया हमने, ए के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो यदि एक के पास रिक्त कक्षक है बच्चों, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, ये लोन पेयर को ग्रहण करेगा रिक्त कक्षक, तो ये व्यवहार करेगा लुईस अम्ल की तरह। ठीक है, तो नोट किया हमने यहां पर, ए यहां लुईस अम्ल, ए यहां पे क्या है बच्चों, ए यहां लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। बच्चों यहां पर हमने देखा कि यहां पर जल के पास लोन पेयर तो हमेशा मिलता है, तो जो जल का अणु है वो उसका जो व्यवहार होगा किस टाइप का होगा, H2 का जो यहां पर व्यवहार होता है बच्चों वो होता है लुईस क्षार की तरह। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको लोन पेयर देना है और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट नंबर की हम कंडीशन देखते हैं कि यहां पर जो अपने पास में A था, यदि इसके पास हमने कोई L परमाणु जोड़ रखा है, तो इस परमाणु पर आवेश का मान क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर आंशिक रूप से धनावेश आना चाहिए, इस पर आंशिक रूप से माइनस आवेश आना चाहिए पास वाले पर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो L परमाणु हमने जोड़ा है उसकी विद्युत ऋणता का मान क्या पर A से ज्यादा है। तो जब तक A पर आंशिक रूप से प्लस आवेश नहीं दिखाई देगा, जब तक वो जल के अणु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन नंबर 2 को यहां पर नोट किया, ये अपने पास कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 हमने नोट कर लिया था यहां पर, ये नंबर 2 पे हम आ जाते हैं कि यहां पर En A का होना चाहिए कम En L के कंपेयर में। ओके, इन्हें बंद कैसा होना चाहिए बच्चों, ध्रुवीय होना चाहिए।
और जिसके पास रिक्त कक्षक है उसके पास तो वहां पर आंशिक रूप से प्लस आवेश आना जरूरी है। ठीक है, जब भी वहां पर जल अपने लोन पे शिफ्ट करेगा क्योंकि उसके पास कमी दिखाई देगी इलेक्ट्रॉनों की। तो बच्चों ये अपने कंडीशन नोट करिए। अब आइए हम देखते हैं वन बाय वन कि यहाँ पर हम कौन कौन से यौगिक का जल अपघटन पढ़ने वाले हैं। हमने नोट किया सबसे पहले कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की हम बात करते हैं। नंबर 1 पर हमने स्टार्ट किया है, नंबर फर्स्ट पर है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन जहां पर होगा वहां पर हम देखते हैं कौन कौन से यौगिक का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो भाई इनको नोट कीजिएगा। तो यहां पर बच्चों हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले BCl3 के बारे में, फिर पढ़ते हैं बच्चों हम PCl5 का पढ़ेंगे हम हाइड्रोलाइसिस, फिर हम पढ़ते हैं बच्चों PCl3, फिर ASCl3 के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, फिर हम आगे भी पढ़ते हैं। तो हमने स्टार्ट किया सबसे नंबर 1 पर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3। ठीक है भाई, BCl3 का मैं पढ़ना, हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है। अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जाती है, BCl3 प्लस HOH इक्वल टू क्या बनता है, आइए इसको देखते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बोरोन है, 3 Cl अपने पास में उपस्थित है। यहाँ पर SN2 अभिक्रिया, SN2 मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जल के अणु का अटैक कराया है, जल का अणु तैयार है अटैक करने के लिए विद लोन पेयर। बोरोन के पास में यहाँ पर दिखाई देगा हमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल। बोरोन के पास पार्शियली प्लस चार्ज डेवलप किया, इस पर पार्शियली माइनस चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, माइनस चार्ज हमें दिखाई देता है। तो वे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में BCl3 और जल के अणु के मध्य अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट में पाते हैं यहां पर संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था में क्या होता है बच्चों, संक्रमण अवस्था में पुराने बंध अपनी जगह पर है, अभी पुराने बंध को हमें तोड़ना है और नए बंध को हमें यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर जल का अणु भी बंध बना रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बोरोन के पास लोन पे आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा और जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है Cl वो अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये आसानी से बंध ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन के पास कमी आई इलेक्ट्रॉन की क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया अपना। इसलिए क्या करेगा बच्चों, ये अपने किसी एक H बंध से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H बंध को जाना पड़ेगा H प्लस आयन के रूप में। तो बच्चों ये कौन सी होगी, ये हो चुकी है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था है, ज्यादा स्थायी नहीं है, अस्थायी अवस्था होती है। अब होगा फाइनली बच्चों, फाइनली ये होगा कि यहां पर हम आगे पहुंचते हैं तो हमने देखा यहां पर कि यहां पर पुराना Cl और यहां से Cl माइनस जा चुका है, H प्लस भी जा चुका है, यहां पर आ चुका है OH। ठीक है, प्लस यहाँ पे से क्या बना, H प्लस आयन मिला हमें किससे, वाटर से, और Cl माइनस आयन मिला हमें BCl3 से। तो बच्चों हमने क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पर बना दिया हमने स्थायी अवस्था में प्राप्त कर लिया हमने BOHCl2 प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से बच्चों क्या होगा, यही मैकेनिज्म हम वापस रिपीट करेंगे। हमें 2 बार रिपीट करनी होगी जल के अणुओं के साथ में, और हम 1 बाय 1 क्या करते हैं बच्चों, 1 बाय 1 हम यहाँ पर हम इस सेल को, फिर नेक्स्ट स्टेप है इस सेल को यहाँ पर रिपीट, इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, रिपीट नहीं करना, रिलीज कर देना है ना। तो 2 बार आपको ये मैकेनिज्म वापस रिपीट करनी है। फाइनली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 HCl फिर फ्री हो जाते हैं और हमें यहाँ मिलता है फाइनली BOH एंड BOH। तो हमने यहाँ पे ध्यान से देखा बच्चों कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है BOH3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर हम H3BO3 भी नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इसको कहा जाता है।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर बन चुका है दुर्बल बोरिक एसिड का निर्माण हो चुका है। भाई जो बोरिक एसिड है बच्चों, ये क्या होता है, ये मोनो बेसिक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये मोनो बेसिक एसिड की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है। आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से व्यवहार करता है। यदि हम बच्चों आगे की मैकेनिज्म को देखते हैं कि बोरिक एसिड बन चुका है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो बोरिक एसिड हमने बनाया है OH OH एंड OH, यह पूरा जल के अणु से अभिक्रिया करता है। मैकेनिज्म आपने पढ़ी हुई है, SN2 टाइप की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बोरोन के पास में रिक्त कक्ष खाली है, ये नोट पे दे दिया जाएगा बोरोन को। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा BOH, 3 पहले थे, एक एक्स्ट्रा आ चुका है, ये बन चुका है BOH माइनस, और यहां से फ्री हो चुका है क्या, प्लस H+ आयन। तो बच्चों यहां पर हमने ध्यान से देखा कि यहां पर बोरिक एसिड ने जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, पर यहां क्या फ्री किया उसने, H+ आयन को फ्री किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मोनो बेसिक एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो नोट किया हमने, बोरिक एसिड यहां मोनो बेसिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये जो H+ आयन हमें मिल रहा है, ये बोरिक एसिड का नहीं है, ये किसका है, ये हमें जल का मिला है H+ आयन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मोनोप्रोटिक एसिड नहीं है, ये अपना प्रोटॉन कहीं भी रिलीज करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने नोट किया कि H3BO3 मोनोप्रोटिक अम्ल नहीं है, यह मात्र लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल इसको हमने क्यों कहा, लुईस की धारणा के अनुसार, क्योंकि बच्चों क्या करता है, ये अपने रिक्त कक्षक में लोन पेयर को ग्रहण करता है, इसलिए ये लुईस के अनुसार अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इस प्रकार से जो हमारी अभिक्रिया थी, जहां पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर BCl3 जब जल के अणु से अभिक्रिया करता है तो कौन से यौगिक बनता है, हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। जब हम 3 जल के अणु लेते हैं तो यहाँ पर मिलता हमें H3BO3 प्राप्त हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पर बना रखा है। इस प्रकार से बच्चों BCl3 का हमने यहाँ पर जल अपघटन की बात करी है। नेक्स्ट में बात है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं PCl5 का हम देखना चाहेंगे, यहाँ पर जल अपघटन देखते हैं। नेक्स्ट में पर है PCl5 का जल अपघटन। PCl5 का जो जल अपघटन है वहां क्या बनता है, आइए इसको हम देखते हैं। हमने नोट किया, नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5 का जल अपघटन। ओके, तो बच्चों PCl5 की जो संरचना होती है वो हमें पता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बना दिया है, ऊपर Cl, नीचे भी Cl है, यहाँ भी Cl, और ये क्षैतिज में भी Cl हमने बना दिए हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जब PCl5 जल से अभिक्रिया करता है तो कितने जल के अणु काम आते हैं और क्या बनता है। ओके, प्रारंभ में बच्चों क्या है कि हमारे पास में ये अणु है PCl5 का, जल का अणु तैयार है अपने लोन पेयर के साथ अटैक करने के लिए। हमें चेक करना है कि आंशिक रूप से कमी कहां पर है, इलेक्ट्रॉनों की। पता चला कि P के पास में आंशिक धन आवेश हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी सबके पास में क्या बच्चों यहाँ पर माइनस आवेश हमें दिखाई देता है, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता का मान अधिक है P के तुलना में।
फॉस्फोरस के पास में बच्चों क्या है, फॉस्फोरस के पास में 5 बंध बनाने के बाद में रिक्त कक्षक हमें वहां पर दिखाई देते हैं। रिक्त कौन सा कक्षक होगा बच्चों यहाँ पर, रिक्त डी कक्षक यहाँ पर उपस्थित इसके पास में है, किसके पास, फॉस्फोरस के पास में। तो कंडीशन हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट कि पी के पास में रिक्त कक्षक भी है और आंशिक रूप से धनावेश भी वहां पर हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जल का अणु लोन पेयर देने के लिए तैयार है, तो यहां पर बनेगा संक्रमण अवस्था। ठीक है, संक्रमण अवस्था में आते हैं हमने यहां पर नोट किया कि फॉस्फोरस में पुराने बंध को तोड़ना है, नए OH को जोड़ना है। पहले हमने नोट किया Cl और ये Cl। यहां पर जो हमारा वाटर था वो यहां पर अब जुड़ चुका है P के साथ में, नया बंध बन चुका है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, P के पास जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा तो Cl क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, बंध की लंबाई बढ़ती है और यहाँ पर एक बंध टूट जाता है। ये टूट चुका है बच्चों, यहाँ पर ये बन चुका है पार्शियली माइनस। जल ने कमी पूरी करी है इलेक्ट्रॉन की अपने OH बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचकर, तो ये टूटेगा H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें मिला संक्रमण अवस्था। ये कैसे होती है बच्चों, ये होती है अस्थायी, यह अस्थायी हो गई भाई, और ये तुरंत फास्ट चेंज होगी इसके अंदर, ये इस तरह संरचना में चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें P ऊपर Cl, यहाँ Cl पुराना, यहाँ आ चुका है OH, यहाँ पुराना Cl है, यहाँ पुराना Cl है, और यहाँ पे माइनस हो चुका है क्या, H+ और ये Cl माइनस। तो भाई हमने पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमने यहाँ पर एक OH को वहां पर ऐड कर दिया है P के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें जो यौगिक बना है, स्थायी यौगिक जो बनता है, इसके अंदर पुनः हमें जल का अटैक कराना होगा। तो नेक्स्ट बार हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। ये स्टेप नंबर था 1, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर कि प्राप्त PCl OH Cl Cl एंड Cl ये पुनः जल के अणु से अभिक्रिया करने के लिए तैयार है। जल का अणु लोन पेयर से अटैक करेगा P पर। ठीक है, अभी बंध नहीं बनाना है, अटैक के लिए तैयार किया हमने जल के अणु को। यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर वापस हमें संक्रमण अवस्था बनानी है। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर पुराना Cl है, पुराना Cl, पुराना OH, पुराना Cl, पुराना Cl। जल के अणु ने यहां पर बंध बना लिया है P के साथ में। ये बनी अपने पास में संक्रमण अवस्था। इस अवस्था में हमें पुराने बंध को तोड़ना है, नए बंध को हमें जोड़ना है। ठीक है, नया बंध हमने जोड़ दिया है। ऑक्सीजन के पास कमी आती है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया, खींचकर इलेक्ट्रॉनों को इस पर आया आंशिक प्लस आवेश, ये यहां से टूट सकता है। हमने देखा कि यहाँ पर बंध की लंबाई बढ़ने लगी क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, तो यहाँ से Cl माइनस भी फ्री हो जाएगा। जहां से Cl चले जाता है बच्चों, वहां पर हमें जोड़ देना है OH को। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट किया कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास में अब P, पुराना Cl, नया OH, पुराना OH, और यहाँ पर Cl और Cl हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये थी अपने पास में बीच वाली संक्रमण अवस्था, ये भी थी अपने पास में संक्रमण अवस्था थी। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में अब आ चुके हैं 2 OH हमें यहाँ पर इजीली प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों होता क्या बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि हमें जो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हो रहा है, इस यौगिक में हमें क्या देखते हैं, इस यौगिक में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें टोटोमेरिज्म दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है, आइए इसको हम देखते हैं। तो भाई टोटोमेरिज्म में चलावता का जो प्रोसेस है बच्चों, वो PCl3 में हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे इसको और इजी कर सकते हैं कि यहाँ पर P के पास में बच्चों क्या है, 2 बल्कि ग्रुप हमें यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, 2 बल्कि ग्रुप दिखाई देंगे बच्चों, तो दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों टकराएंगे, और टकराने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक जल का अणु यहाँ पर मुक्त हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक जल का अणु को मुक्त कर दिया। यहाँ पर मुक्त करने के बाद में बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलता है, हमारा पास P है, Cl और Cl,
और यहाँ पर हमने नोट किया पुराने Cl को, ठीक है, 3 Cl अपने पास में इस प्रकार से, यहाँ से ये बंद फ्री हुआ है तो इस बंद को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस टाइप से बच्चों हमें यहाँ पर एक नया यौगिक प्राप्त हुआ। अभी जल्द से अभिक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब हमें वापस क्या करना है, हमें यहाँ पर अब 3 बार वही स्टेप को रिपीट करना है जो भी हमने 2 बार रिपीट किया है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3 बार हम जल के अणुओं की अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जितना भी Cl आपको दिखाई दे रहा है उन Cl पर बच्चों क्या मिल जाएगा, हमें OH मिल जाता है। मैंने यहाँ पर सेम स्टेप को रिपीट किया, यहाँ पर 3HCl रिमूव हो जाता है और फाइनली मुझे यहाँ पर मिल जाता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। तो भाई हमने यहाँ पर 3 बार इसको रिपीट करना होगा सेम प्रोसेस के साथ में। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, आप समझ चुके होंगे, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया है कि यहाँ पर 3 बार जब हम OH की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर स्टेप्स यौगिक बन जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर बल्कि ग्रुप तो है लेकिन उनमें रिपल्शन नहीं होता है, क्योंकि पहले यहाँ पर बच्चों क्या था, पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 बंद बन चुके थे, 5 बंद ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर अब 4 ही सिग्मा बंद है, तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं, प्रतिकर्षण नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलता है, क्या मिला बच्चों, यहाँ पर हमें ये मिला, हमें फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हो चुका है, H3PO4 हमें प्राप्त हो चुका है। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड्स को हम कहते हैं। क्या बच्चों, तो कहने का मीनिंग हुआ कि यहां पर हमें कितने जल के अणु को काम में लेना पड़ा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा कि इस स्टेप के अंदर बच्चों एक जल का अणु में वापस प्राप्त हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 बार Cl निकालते हैं हम, तो 5 बार हमें चाहिए जल का अणु, हमें बीच में एक जल का अणु पुनः प्राप्त हो जाता है, तो हमें यहाँ पर मात्र 4 ही जल के अणु की आवश्यकता होती है। तो PCl5 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, मिलके बनाते थे ये H3PO4 प्लस 5HCl। अभिक्रिया को हमने बैलेंस कर लिया है और उसकी हमने मैकेनिज्म भी यहाँ पर हमने देख ली है। तो बच्चों हम आज के लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे। अगले लेक्चर में हम PCl3 और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, जब हम चलावता समावता को भी हम देखने को वहां पर मिलेगा। तो अगली क्लास के लिए बने रहिए इटूस इंडिया के साथ में। थैंक यू।